बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है। सी प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड इट स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये जी। नंबर वन, द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, द मेन फंक्शन, बॉडी एंड कमेंट्स। अब इन चारों पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चार पार्ट हैं: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, या आप कह सकते हो सॉरी इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, या हेडर फाइल भी इसको कह सकते हो। द मेन फंक्शन है, और उसके बाद उसकी बॉडी है जिसमें आप सारी सी की स्टेटमेंट्स लिखते हो, और उसके बाद कमेंट्स हैं। सब को हम अभी डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। ये जो पहली दो लाइनें लिखी हुई हैं, हैश इंक्लूड, और फिर एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा हुआ है stdio.h, फिर हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है conio.h। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल्स हैं। फिर इंट मेन लिखा हुआ है, ये मेन फंक्शन है, यानी यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और फिर करली ब्रेसेस, ये जो करली ब्रेसेस होती हैं जिन्हें मैंने एक क्लास लेक्चर में आपको बताया था कि इन्हें डेलिमीटर्स कहते हैं। इनके दरमियान लिखा है हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड। पहली लाइन जो होती है किसी भी प्रोग्राम की, वो क्या कहलाती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? प्री प्रोसेसर मीन प्रोसेसिंग करने से पहले, डायरेक्टिव डायरेक्शन देना, गाइड करना, डायरेक्ट करना कि प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले आपने ये काम करना है। टू इंक्लूड द हेडर फाइल, यानी एक फाइल है जिसका नाम है stdio.h। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी हेडर फाइल होती है। सी लैंग्वेज की है stdio.h। इट स्टैंड्स फॉर std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड io स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हमें कुछ ना कुछ यूज़र से इनपुट लेनी पड़ती है और हम उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट देते हैं। अब वो इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी फ़ाइल चाहिए होती है, हेडर फाइल चाहिए होती है, और सी में जो हेडर फाइल है उसका नाम है stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और डॉट एच का मतलब है कि ये हेडर फाइल है। जिस तरह से आप कोई ऑडियो फाइल होती है उसके आखिर में लगाते हो .mp3, तो हेडर फाइल के आखिर में लगाते हैं .h, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये हेडर फाइल है। दीज आर द कमांड्स दैट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द सी प्रोसेसर। इट ऑलवेज स्टार्ट विद हैश सिंबल, और ये हैश सिंबल से ही स्टार्ट होगा। द सेकेंड लाइन इन मेन फंक्शन इज़ मेन फंक्शन। फिर मेन फंक्शन यानी असल फंक्शन शुरू होता है, जिसके शुरू में हम जिस मेन, तो मेन एक कीवर्ड है, ये लाजमी इस्तेमाल होगा। इसके साथ ये राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। इज़ द प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट। और यहाँ से सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। पहले वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रेडी करता है, रेडी करके उससे आगे मेन फंक्शन होता है, और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ से वास्तविक प्रोग्राम शुरू होने वाला है। उसके बाद द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम्स आर रिटन इन करली ब्रेसेस। द करली ब्रेसेस, starting one is called opening brace and next one is called closing brace. These braces are also known as delimiters. These statements are collectively known as the body of program. इन्हें हम प्रोग्राम की बॉडी भी कहते हैं। इनके अंदर हम सी की तमाम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। एवरी स्टेटमेंट इन द सी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। हर लाइन जो भी हम इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे उसके आखिर में सेमीकोलन लाजिम आएगा। उसके आखिर में सेमीकोलन लाजिम आएगा। एक दो जगह होती हैं जहाँ नहीं लगाते, वो मैं आपको जब हम अगला कहीं 11वां 12वां चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ आपको गाइड कर दिया जाएगा। बहरहाल मेनली तमाम लाइनों के आखिर में हमने सेमी कॉलन लाजमी लगाना होता है।
सेमीकोलन क्या होता है? ऊपर डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है। द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर इफ एनी स्टेटमेंट इज नॉट टर्मिनेटेड। इसे ये जो सेमी कॉलन है इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हो गई है, टर्मिनेटर मीन ख़त्म हो गई है। अगर हम कोई स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं करेंगे, उसके आखिर में सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, तो कंपाइलर सिंटैक्स एरर दे देगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पे लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, अब कमेंट्स की बात हो रही है। एक उसने लिंकिंग सेक्शन, इसको छोड़ दें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दोबारा बात कर रहे हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। इट इज़ आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द प्रोसेसर्स by a program known as preprocessor which is part of C++ compiler। आप जैसे कॉलेज में दाखिल होने लगते हैं तो हम कॉलेज का एक शुरू का कुछ छोटा सा तारुफ, जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं, इस कॉलेज में आपने कैसे रहना है, वो आपको देते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि कॉलेज क्या है। फिर आगे आप 2 साल कॉलेज में गुजारते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन तारुफ आप शुरू में हमसे ले लेते हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये तारुफ ही है। इसके शुरू में हैश सिंबल लगाते हैं और ये C++ कंपाइलर का हिस्सा होते हैं। इसके आखिर में सेमी कॉलन यूज़ नहीं होता। मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताया कि जो तमाम सी स्टेटमेंट्स होती हैं, करली ब्रेसेस के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होंगी उनके आखिर में सेमी कॉलन लगेगा। लेकिन जो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में शुरू में जो लगी हुई 2 लाइन, एक लाइन होती है, इसके आखिर में सेमी कॉलन नहीं लगता, एक ही लाइन है। वो कौन सी है? हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। द इट स्टार्ट्स विद हैश सिंबल एंड कीवर्ड्स इंक्लूड और डिफाइन। दो इंक्लूड भी यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इंक्लूड ही यूज़ करेंगे, डिफाइन हम यूज़ नहीं करेंगे। हैश सिंबल से शुरू होगा और इंक्लूड के साथ ये फॉलो अप करेगा। इट इज़ रिटन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अभी इंक्लूड को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। इट अनेबल्स द प्रोग्राम टू एक्सेस द लाइब्रेरी। ये जो लफ्ज़ है इंक्लूड, ये इसके तमाम अल्फ़ाबेट स्मॉल ABC में चाहिए। जैसे मैंने बताया सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ईच लाइब्रेरी कंटेन्स डिफरेंट हेडर फाइल्स। इट इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल। ये इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स जैसे stdio.h। कुछ एडवांस प्रोग्राम्स, अभी इस साल तो आपको प्रोग्रामिंग में ये दूसरे वाला नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे कॉज, साइन, टैन और कुछ ऐसी वर्किंग्स जिनके हम डायरेक्टली फार्मूले नहीं बना सकते, तो सी वालों ने वो तमाम के तमाम फार्मूले बनाकर एक फ़ाइल में सेव किए। उसको उन्होंने नाम रख दिया math.h। यानी मैथ के जब एडवांस प्रोग्राम्स बनते हैं तो उस वक्त हेडर फाइल के अंदर ये दूसरी लाइन भी लिख देते हैं, हैश इंक्लूड math.h। लेकिन अभी आप इसको नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ एक ही लाइन जो ऊपर वाली है, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, ये जहन में बिठा लें कि प्रोग्रामिंग में जो पहली लाइन होनी है ये ऊपर वाली लाइन होनी है, दैट इज़ हैश इंक्लूड stdio.h। The above statements tell the compiler to include the file stdio.h and math.h in the program before compiling it। यानी इन दोनों से तारुफ कर लें, इन दोनों के साथ आपको इस्लाम होनी चाहिए, इन दोनों को आप साथ ले लें। यानी आप ऐसे समझ लें दोनों आपके गाइड हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं और ये दोनों फाइल्स आपकी गाइड हैं। यानी ये आपको उन लफ्ज़ों के मीनिंग्स बताएंगे जो नीचे इस्तेमाल होने वाले हैं, क्योंकि ये इनको डिक्शनरी भी कह लें कि ये जो stdio है और ये जो math.h है, नीचे प्रोग्राम में जितने अल्फाज इस्तेमाल होने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के, उनको उनसे काम लेना इनका काम है, ठीक है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेंगे। अब ये एक डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर के बारे में बात हुई, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट। इट कैन बी यूज एनी वेयर इन द प्रोग्राम। इसे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे हेडर फाइल को पहली लाइन में लिखते हैं, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।
इसको मैंने आपको पहले बताया कि हमें यूज़ नहीं करना, लेकिन चलें एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप इसे इतना याद रखें कि इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डिफाइन इज टू यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। अगर एक वैल्यू ऐसी है जिसे आपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है और वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 या 3.141393 है, ये फिक्स वैल्यू है, इसमें ये चेंज नहीं हो सकती। तो आप चाहते हैं बार बार ये वैल्यू ना लिखें, जहाँ भी आप पी आई लिखें, जैसे नीचे लिखा हुआ है डिफाइन पी आई, तो जहाँ भी पी आई लिखें वहाँ ऑटोमेटिकली ये वैल्यू नोट हो जाए। तो उसके लिए आप ये स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, हैश डिफाइन। पहले आप हैश लिखेंगे, फिर डिफाइन लिखेंगे, फिर आगे जो भी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपने बनानी है, और फिर आगे 3.143 उसकी वैल्यू लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी पाकिस्तान लिखें वहाँ 14/8/1947 यानी 14 अगस्त 1947 लिखा जाए। तो मैं लिख दूँगा हैश डिफाइन, और फिर आगे लिखूँगा पाकिस्तान की, जहाँ भी कोई पाकिस्तान लिखे तो वहाँ पाकिस्तान की जगह ऑटोमेटिकली 14 अगस्त 1947 लिखा जाए। तो उसके लिए इसे यूज़ करते हैं। हमें इस अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर बस ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक आप इसको जहन में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हेडर फाइल आर कलेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अभी इनका हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। मोर देन वन हेडर फाइल कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स हो सकती हैं, जैसे मैथ डॉट एच की बात हुई, लेकिन अभी आपको सिर्फ जो है STDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की बात करनी है। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज़ डॉट एच, भी मैं भी बता चुका हूँ। एक्सटेंशन ये बताती है कि किस किस्म की फ़ाइल है, चूँकि हेडर फाइल है तो डॉट एच लगाएंगे। हेडर फाइल नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी। इंक्लूड का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आपने ये हेडर फाइल इस्तेमाल करनी है। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज़ रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। ओके, ये हैश इंक्लूड हेडर फाइल, ये नीचे एग्जांपल भी दे दी गई है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। अब हम मेन फंक्शन की बात करें, ईच प्रोग्राम मस्ट हैव द मेन फंक्शन। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड। इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। कंपाइलिंग हो जाएगी, सारे नीचे जो जितनी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, लेकिन वो चलेगा नहीं, वो रन नहीं होगा अगर मेन फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बॉडी कैसे होती है, पहले मेन लिखते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट्स हैं, फिर करली ब्रेसेस स्टार्टिंग वाली लगाकर उसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, और फिर आखिरी में क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। जैसे ये उसने लिखा हुआ है वाइड मेन। आप वाइड मेन, कुछ कंपाइलर्स कहते हैं वाइड लगाएं, कुछ कंपाइलर्स कहते हैं वाइड ना लगाएं। पहले वाला जो वाइड लिखा हुआ है वाइड मेन वाला, उसमें जो पहले वाला वाइड है, बाज़ कंपाइलर कहते हैं वाइड लगाएं, बाज़ कंपाइलर कहते हैं इंट लगाएं वाइड की जगह, बाज़ कंपाइलर कहते हैं कुछ भी ना लगाएं। ठीक है, लेकिन मेन लाजिम है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में वाइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो राउंड ब्रैकेट्स आपने खाली छोड़नी है। ये उसने गलत लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट्स, स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का जो या प्रोग्राम की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो बॉडी ऑफ फंक्शन की जगह लिखनी है और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के प्रोग्राम को ख़त्म करना है। इट स्टार्ट्स विद द की वर्ड वाइड दैट इंडिकेट्स द फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू। इसकी ज़रूरत नहीं है। की वर्ड वाइड इन पैरेंथेसिस इंक्लूड द फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट। इन इस फंक्शन, ये फंक्शन की इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। वाइड का बेटा मतलब होता है कुछ भी नहीं। A statement in C language is an instruction given to the computer to perform a task. A statement in C language is an instruction given to the computer to perform a task. कोई भी स्टेटमेंट्स जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, सी स्टेटमेंट्स। इट इज़ यूजुअली रिटन इन करली ब्रेसेस। कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स दीज स्टेटमेंट्स इन सेम सीक्वेंस, तरतीब के साथ, बिल्कुल जो पहले स्टेटमेंट पहले फिर जो बाद है वो बाद में, जब तक कि हम उसे खुद ना कहें, कोई कंडीशन कह दें कि जी अगर ये हो जाए तो फिर ये लाइन चलाओ, ना हो तो ये चलाओ, जब तक हम उसको ना कहें वो तमाम लाइनें तरतीब से ही चलाएगा। ईच स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, हर लाइन के आखिर में सेमीकोलन आएगा, जो लाइन हम सी स्टेटमेंट्स वाले बॉक्स में यानी करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। इसमें जैसे आप पिछली स्लाइड पे हम चलते हैं, एक मिनट, ये देखा ना, प्रिंट एफ लाइन इस्तेमाल होती कोई भी लाइन आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाने के लिए। और ये देखें एक लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ये जब चलेगा तो ये पूरा प्रोग्राम नीचे जो एग्जांपल ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h void main प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्राम, ये लाइन ये प्रोग्राम चलेगा तो स्क्रीन पर एक लाइन आएगी, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि जो प्रिंट एफ है ये STDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का हिस्सा है। उसने ये किया है कि उसने बताया कि जहाँ प्रिंट एफ आ जाए उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में उसके सामने जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हो वो स्क्रीन पर आपने आउटपुट कर देना है, शो कर देना है। दैट्स वाई वो स्क्रीन पर जब प्रोग्राम चलेगा तो शो हो जाएगा। अब आती है बात कमेंट्स क्या होती हैं। कमेंट्स बाज़ औक़ात हम प्रोग्राम जब लिखते हैं तो हमें पता होता है कि इसमें क्या लॉजिक हमने यूज़ किया, अब बाद में हमें भूल भी जाता है कि ये प्रोग्राम हमने क्यों बनाया था, इस प्रोग्राम की लॉजिक का मतलब क्या था, तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं जिसमें, और जो कंपाइलर होता है जहाँ पर कमेंट्स हों उस लाइन को कंपाइल नहीं करता और एरर नहीं देता। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन एक लाइन की है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये जैसे लिखा हो ना सिंगल लाइन कमेंट, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है। और अगर आपकी एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स एक से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल हैं तो एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, आगे स्टैरिक लगाएं और कमेंट्स लिखते जाएं। जब कमेंट्स ख़त्म हो जाएं तो एक स्टैरिक और एक फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, ये तरतीब को फॉलो करें तो वो आपके कमेंट्स होंगे। वो कंपाइलर चलाएगा नहीं, उसमें प्रोग्राम, उसमें क्या हो सकता है, प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कुछ और जो भी डिटेल्स, कंपाइलर को उससे गर्ज नहीं है। कंपाइलर उसको नहीं तंग करेगा और ना ही आपको परेशानी होगी। बाद में जब आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो कमेंट्स की वजह से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई एरर नहीं आएगा और आपके लिए आसानी होगी। और ये भी आप करली ब्रेसेस में जहाँ आप सी स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसके अंदर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जब प्रोग्राम चला तो ये हेलो वर्ल्ड ये प्रोग्राम नीचे लिखा हुआ है। अब ये लिखिए दूसरी लाइन हैश इंक्लूड conio.h, ये आप मत लिखिएगा, आपकी ये इस्तेमाल नहीं होनी। जो सॉफ्टवेयर मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये भी एक हेडर फाइल ही है, जिस तरह STDIO का मतलब था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो कोनियो का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट, ये भी एक हेडर फाइल है। तो ये जब चलेगी, अब नीचे गेट CH और रिटर्न 0 लिखो, इनकी भी कख ज़रूरत नहीं है, चूँकि प्रेजेंटेशन बनाने वाले ने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था तो दैट्स वाई मैंने इसे छेड़ा नहीं है। लेकिन बच्चों आपके लिए इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये दो लफ्ज़ लिखे हैं बग और डीबगिंग, इसका भी मैं तारुफ आपको पहले करा चुका हूँ जब हमने एरर्स की टाइप्स पढ़ी थी। नंबर 1, एन एरर इन द प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज बग। कोई भी एरर, अब प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड, उसमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा, उसमें बग है या एरर है। कंपाइलर वो बग्स या एरर्स आपको शो करेगा और कहेगा कि इनको ठीक कर लें। और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स और एरर्स इज़ नोन एज डीबगिंग। जी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बेटा आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मज़ीद बुक में से आज मैं आपको इसी लेक्चर के बाद पेजेस को हाईलाइट करके, और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है, और वो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि आपने उसमें कितना कितना लिखना है, सारा नहीं वो लिखना, बहुत ज़्यादा डिटेल्स बुक में दी हुई हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करके भेजूँगा और आप वो क्वेश्चन प्रॉपर लिख कर ग्रुप में शेयर करेंगे एज एन असाइनमेंट। ठीक है जी।
आपने एज असाइनमेंट वो ग्रुप में शेयर करना है। और उसके बाद उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने किन किन क्वेश्चंस को एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस लेना है। तो वो इमेजेस भी शेयर हो जाएंगे। मज़ीद जिस बच्चे को ये यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहा है तो वहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे वहाँ पर कमेंट्स कर दें, तो मैं उनको वहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे दें, तो मैं उनको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं या हाईलाइटेड क्वेश्चंस वो उनको ईमेल भी कर सकता हूँ। और अभी कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे डिटेल्ड आंसर्स ले सकते हैं।